नमस्ते दोस्तों। कल दिल्ली के अंदर कई हफ्तों से चल रहे एसएससी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर पे हो रहा था। हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से एसएससी स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं और कल दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें एक डेजिग्नेटेड जगह है जहां पे आप कोई भी सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। वो जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्लेस है। उस डेजिग्नेटेड प्लेस जंतर मंतर पे भारत की राजधानी में कुछ छात्र और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स एक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें केंद्र सरकार के अधीन आने वाली पुलिस ने जो कर्म किया, जो किया है, वो बहुत घटिया कृत्य है। किसी भी प्रजातंत्र के अंदर शर्मसार करने वाली घटना है। उन एसएससी के छात्रों के अंदर छोटी छोटी लड़कियां भी हैं, नौजवान लड़के भी हैं, टीचर्स भी हैं, भीड़ है। ऐसी भीड़ को सुविधाएं देने के बजाय पहले पुलिस ने लाइट काटी, टेंट में अंधेरा कर दिया। कोशिश ये थी कि अंधेरे में बच्चों पे हमला किया जाए ताकि अंधेरे के अंदर वीडियो ना बन पाए कि कौन सा पुलिस वाला किस लड़के या लड़की के ऊपर हमला कर रहा है, किसको कहां से पकड़ रहा है। ये दिल्ली पुलिस ने काम किया और उसके बाद सिविल ड्रेस में, सादे कपड़ों में पुलिस वालों ने छात्रों के साथ बर्बरता की। मारा गया, पीटा गया। बच्चों ने अपने फोन की लाइटें जला दी ताकि पुलिस वाले जो कर रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके। और आज सुबह से सोशल मीडिया पे वो वीडियोस चल रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी माँ बाप अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उनको 12 साल स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, 12वीं के बाद इसकी नौकरी लग जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, अकाउंटेंट बन जाए, या इसकी कहीं पे सरकारी नौकरी लग जाए छोटी मोटी, एसएससी का एग्जाम पास कर ले, कहीं पे छोटा मोटा बाबू बन जाए, कहीं पे छोटा मोटा इंस्पेक्टर बन जाए, क्लर्क बन जाए, स्टेनो बन जाए। यही एक उम्मीद है। देश के अंदर छोटे छोटे दूर दराज के कस्बों के अंदर लोग अपनी पूरी साल की पूंजी लगा देते हैं कि इसकी ट्यूशन करा दें, इसकी कोचिंग करा दें, ये कुछ बन जाए। आज देश के युवा के साथ क्या हो रहा है? पूरी जिंदगी मेहनत करके 12वीं में बच्चा पहुंचता है, 2-2 साल तक 18-18 घंटे बच्चे मेहनत करके नीट की परीक्षा देते हैं और पता चलता है कि नीट की परीक्षा के अंदर ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे धांधली हो रही है। एक आध जगह कहीं चीटिंग वीटिंग हो जाए वो एक अलग चीज है। ऑर्गेनाइज्ड, सुनियोजित ढंग से पूरे एग्जाम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो लोग नालायक हैं उनको डॉक्टर बनाया जाएगा और जो लायक है उनको बाहर निकाला जाएगा। यही एसएससी एग्जाम में किया जा रहा है। जो आदमी 2-2, 4-4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो बर्बाद होके घर बैठे हैं और जिन्होंने पैसे देके सांठगांठ कर ली वो लोग बाबू बने घूम रहे हैं, वो लोग अफसर बन रहे हैं। तो आज देश का युवा सड़कों पे अपना हक मांग रहा है और पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनको डंडों से, लाठियों से पीट रही है। मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है
और ऐसा कोई वर्ग नहीं जो दिल्ली पुलिस से पिटा नहीं पिछले 10-11 साल में। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो ये बता दे कि हम नहीं पिटे अब तक, सब पिटे हैं। जीएसटी में व्यापारी निकले, उनको लगा हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमें कोई कैसे छू देगा, व्यापारी पिटे। डॉक्टरों से संबंधित कानून लाया जा रहा था, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, डॉक्टर पिटे। छात्रों के तो कई आंदोलन हुए, छात्र पिटे। फौजियों ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनती है अपने आप को, ये तो बड़े राष्ट्रभक्त लोग हैं, फौज के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। ओआरओपी में 1 रैंक 1 पेंशन की उन्होंने मांग की, फौजी जंतर मंतर पे गए, वो पिटे। वकीलों का पुलिस से झगड़ा हुआ, वकीलों ने हड़ताल की, पुलिस ने वकीलों को पीटा। कुत्ता प्रेमी थे, उनको लगा भाई हम तो अंग्रेजी में बात करते हैं, हम तो बीजेपी के वोटर हैं, अंग्रेजी में बात करने वाले लोग, वो भी पिटे और अच्छे से पिटे। तो कोई नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। गरीब तो पिटता ही आ रहा था, अभी भी पिट रहा, वो तो उनकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाती है तो झुग्गी भी तोड़ते और पीटते भी हैं, रेहड़ी पटरी भी उठाते हैं, पीटते भी हैं, उनकी तो गिनती नहीं है। मगर आज डॉक्टरों का भी नंबर आ गया। आचार्य भिक्षु अस्पताल के अंदर डॉक्टर साहब थे, उनको लगा बीजेपी के एमएलए हैं, थोड़ी अंग्रेजी में बातचीत हो जाएगी, बीजेपी के एमएलए से पिटे, और पिटने के बाद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। आप सोचिए, और पत्रकार भी नहीं बचे हैं, पत्रकार के ऊपर भी जब मौका मिला है पुलिस ने पीटा है। वो बात अलग है, आपके साथ आपका चैनल नहीं खड़ा हुआ, खड़ा भी नहीं होगा आपके साथ, मगर जहां मौका मिला, जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है वो पिटा है। हम भी पिटे, हम तो कई बार पिटे, हम तो बस मार्शलों के लिए भी पिटे, हम तो कईयों के लिए पिटे, हम तो मंत्री रहते जो है सड़क पे घसीटे गए, वो बात अलग है, हमारी फोटो नहीं छापी किसी अखबार ने, मगर घसीटे तो गए। सबका नंबर आएगा। मैं दोस्तों आप सबको बताना चाहता हूं, सबका नंबर आएगा। जो लोग चद्दर तान के सो रहे हैं वो जान लें, नंबर सबका आएगा। आते ही भारतीय जनता पार्टी ने मिडिल क्लास के लोगों को तोहफा दिया। 1 अप्रैल से लगभग सब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई, किसी की 30% बढ़ गई, किसी की 80% बढ़ गई। बड़ी बड़ी बातें हुई, कहा गया फीस वापस हो जाएगी, हम ऑडिट करा देंगे, हम ये कर देंगे, हम कानून कर देंगे, ये ले आएंगे। किसी एक स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने देखी हो, इस सरकार ने पब्लिक की हो, तो आप मुझे बताओ, एक स्कूल की रिपोर्ट नहीं दी इन्होंने। किसी एक स्कूल की फीस इन्होंने रोल बैक की हो तो वो आशीष सूद बता दे, एक स्कूल की फीस इन्होंने रोल बैक नहीं की। हां, पेरेंट्स जो आशीष सूद साहब की टाउन हॉल में गए, उनको और डराया धमकाया गया। मंत्री, शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पेरेंट्स ने सवाल पूछा तो आशीष सूद क्या कह रहे हैं, अच्छा टेंट मेरा, मंच मेरा, खाना मैं खिलाऊंगा तो मैं ही सुनाऊंगा, तुम्हारी कोई ना सुनूंगा। ये क्या जमाना आ गया दोस्तों। डिक्टेटरशिप यही है। अगर आप सोच रहे हो कि डिक्टेटरशिप आने वाली है, आने वाली नहीं है, डिक्टेटरशिप यही है। सब कुछ हो रहा है और हमारे आसपास हो रहा है, और सबको कहीं ना कहीं दबा के उसकी जुबान को बंद किया जा रहा है। जो छात्रों के साथ हुआ वो बहुत बुरा है, बहुत बर्बर है। हमने देखा था बिहार की पुलिस ने किया था, हमने देखा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी किया। हम मानते थे चलिए राज्यों के अंदर हो रहा है, मगर आज राजधानी के अंदर ही हो रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है, और हम एसएससी के छात्रों के साथ हैं, और एसएससी के छात्रों को हमारी तरफ से जो भी मदद की जरूरत होगी हम लोग उनकी मदद करेंगे। आपके पास कोई प्रश्न है?
अच्छा वीडियो, हाँ वेरी गुड, वीडियो चलाओ भाई। रामलीला मैदान में, माफ कीजिएगा, रामलीला मैदान में, बिल्कुल बिल्कुल। एक और है, दोनों होगी नहीं, एक ही हुई है अभी, दूसरी चलाओ भाई। एक आंदोलन को कैसे दबाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, ये देखो, एक आंदोलन को देखो, एक टीचर्स को बचाओ, टीचर्स को, ये देखो टीचर्स को, ये देखो, ये बगाड़ी टीचर्स को देखो भाई, ये सिविल में आया है, और देखो ये सिविल में आया है, ड्रेस तो पहना नहीं है, पुलिस वाला है, और सिविल में आके यहाँ पे उपद्रव कर रहा है, और देखो आदित्य रंजन सर को लेकर चला गया, ये देखो आदित्य रंजन सर को लेकर चला गया, ये बात गलत है भाई, ये बात गलत है, ये देखो पुलिस वाले, ये पुलिस वाले है भाई, ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस। आपने देखा सिविल ड्रेस में, सादी वर्दी के अंदर पुलिस के लोग किस तरीके से टीचरों के साथ मारपीट कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं ताकि पहचान में ना आए, यहाँ पे उनकी नेम प्लेट ना हो, तो आप किसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये हालत है आज केंद्र सरकार के अधीन सीधे आने वाली दिल्ली पुलिस की। कोई आपके पास प्रश्न हो? 130 अमेंडमेंट को लेकर चर्चा हो रही है, और चर्चा के केंद्र में ये आ रहा है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जेल से सरकार चलाई। अब देखिए, आप सब तो पत्रकार हैं, आपको तो मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया एक झूठे मुकदमे में, तो हमने पहले ही कहा कि मंशा पूछताछ नहीं है, मंशा है कि इनको जेल में डालना है। वही हुआ, जेल में डाला गया। उसके बाद हमने बताया कि जेल से सरकार चलेगी। पीयूष गोयल का बयान है, कहते हैं जेल से सरकार नहीं चल सकती, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एलजी के कई बार बयान दिए गए कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जेल से सरकार चल ही नहीं सकती, जेल से सरकार नहीं चलेगी। इनके वीरेंद्र सचदेवा के बयान है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। इनके ऊपर से नीचे तक जितने भी मंत्री हैं, जो भी इन्होंने पढ़ाई करी है, कानून की पढ़ाई की है या जो भी करी है, असली की है, नकली की है, जो भी है इनके पास, ये सारे पढ़े लिखे मिलके कह देते कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। और अरविंद केजरीवाल ने अकेले साबित कर दिया कि इनकी पूरी की पूरी बटालियन ऊपर से नीचे तक अज्ञानी और अनपढ़, इन्हें पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, जेल से सरकार चल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, संविधान इजाजत देता है, इसलिए इन्होंने ऊपर से नीचे तक हर जगह चले गए कोर्ट में। कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को संवैधानिक तौर पे नहीं हटा पाया।
तो अरविंद केजरीवाल को संविधान की समझ इनकी पूरी बटालियन से ज्यादा है। नंबर 1, हम कहते थे कि सरकार जेल से चलेगी, ये कह रहे थे नहीं चलेगी। हम कह रहे थे चल रही है, ये कह रहे नहीं चल रही। आज इनका प्रवक्ता चीख रहा है कि 160 दिन इन्होंने जेल से सरकार चलाई। हम तो पहले ही कह रहे थे जेल से सरकार चल सकती है, और हमने चला के दिखा दी। और इन्होंने आज मान लिया कि हाँ, अरविंद केजरीवाल संवैधानिक तौर पे भी सही थे, और जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं जेल से सरकार चला के दिखाऊंगा, वो अरविंद केजरीवाल ने चला के दिखा दी। आज इनके प्रवक्ता ने खुद मान लिया कि 160 दिन जेल से सरकार चली। अब आखिरी बात जो हम आपको पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि ये कानून अरविंद केजरीवाल के लिए ही लाया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि तुमको ना संविधान की समझ, ना तुम्हें कानून की समझ, ना तुम्हें प्रजातंत्र की समझ। इसलिए अब बाबा साहब के संविधान को बदला जा रहा है कि भैया कल को दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए संविधान ही बदल दो। हम तो कह ही रहे हैं, संविधान के पीछे तो पहले दिन से पड़े हुए हैं, जिस दिन से आए थे। वो तो इनकी 300 सीटें आई नहीं, वरना तो ये कहते घूम रहे थे कि हमारी 2/3 सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण बंद कर देंगे। वो तो इनके मंसूबे थे। तो संविधान के पीछे पहले से पड़े हुए हैं, और इनका बस चला तो पूरा का पूरा संविधान बदल भी सकते हैं। ये बात सच है। मेट्रो का किराया बढ़ चुका है, अब 1 से 4 रुपए तक किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी है, एयरपोर्ट लाइन पे 5 रुपए की बढ़ोतरी है। इसे कैसे देखें? बताओ इसको कैसे देखें? इसको बीजेपी का चश्मा लगा के देखें तो कहेंगे तो बढ़ने ही चाहिए थे, ये तो बहुत पहले बढ़ जाने चाहिए थे। केजरीवाल ने नहीं बढ़ने दिए, हमने आते ही बढ़ा दिए। देखो हमने कितना बड़ा देश का काम किया। बीजेपी वालों से बात करो, वो यही कहेंगे कल पार्क में, आरडब्ल्यू वाले अंकल। और अगर किसी गरीब आदमी से पूछोगे तो वो ये कहेगा केजरीवाल की सरकार लड़ी भिड़ी, इनके खिलाफ दिल्ली असेंबली में रेजोल्यूशन लेके आई, मगर मेट्रो का किराया नहीं बढ़ने दिया केजरीवाल ने। ये केजरीवाल की ताकत थी। और उसके बारे में ये लोग कहते थे केजरीवाल लड़ता बहुत है। भैया दिल्ली वालों के लिए लड़ता था वो। उसने लड़ के स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी केजरीवाल जी ने। उन्होंने लड़ के मेट्रो का किराया नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने रोज लड़ाई करी, मगर दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए। और ये लोग अब ये तो कहते हैं हम तो लड़ाई करेंगे नहीं, हमारी तो दोस्ती है। तो दोस्ती के अंदर जो है फायदा इनका है, नुकसान दिल्ली के लोगों का। अब दिल्ली वाले तय कर लें दोस्ती में फायदा था या लड़ाई झगड़े में फायदा था। ठीक है जी। सौरभ जी, का जो इंसिडेंट 3 दिन पहले हुआ ग्रेटर नोएडा में, आपने भी उसके अंदर समाज की तरफ जो कुरीति है उसकी तरफ इशारा किया है। देखिए, मैं क्योंकि एक एमएलए के तौर पे कई शादियों में जाता हूं, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बढ़ रहा है। दहेज की प्रथा कम होनी चाहिए, मगर इसको मैं ये कहूंगा ये कुरीति हमारे समाज में बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? पहले क्या होता था कि शादी ब्याह के अंदर दहेज के अंदर कोई आदमी मोटरसाइकिल दे देता था, चलो जी चलो। फिर क्या हुआ कि कार दे दो जी, चलो ठीक है। फिर क्या, बड़ी कार दे दो, दूल्हा राजा को दे दो, ये कह के दे देते जी हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, शादी के बाद हमारी बेटी तो घूमेगी इसमें। तो एक कार देने लगे। अब मैं ट्रेंड देख रहा हूं, कहते हैं जी ये लड़के की, ये लड़के के भाई की, ये लड़के के बाप की 3-3 गाड़ियां शादी में। अरे पागल हो गया क्या समाज हमारा? 3 गाड़ियां। और मांगने वाले मांग रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं। तो हमारे समाज के बड़े बूढ़े, और इसमें सब समाज है, ये मामला किसी एक पर्टिकुलर समाज का है, मगर इसमें सब समाज शामिल है। कोई ज्यादा है, कोई कम है। इसको हमारे जो खास तौर पे दिल्ली एनसीआर की जो पंचायतें हैं, उनको बैठ के इसके ऊपर सलाह मशवरा करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, और इसके ऊपर एक बात करनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि भाई ये दहेज की जो कुरीति है, इसको हमें धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। अब मैं ये कहूं कि तुरंत ही खत्म कर दोगे तो वो होगा नहीं, मगर इसको धीरे धीरे कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो है बढ़ रहा है।
ये ट्रेंड घटना चाहिए। ये ट्रेंड दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ रहा है और ये अच्छा नहीं है। ठीक है जी।